जहां तक रास्ते दिख रहे हैं दोस्तों, वहां तक जाना है। जहां तक रास्ते दिख रहे हैं वहां तक जाना है, और आगे पहुंचने के बाद और रास्ते अपने आप दिखने लगेंगे तो उन पर चलना है। तो दोस्तों लेक्चर नंबर 1 को आपने अटेंड किया होगा। लेक्चर नंबर 1 को अटेंड करने के बाद आपको पता चल पाया होगा कि एवरेज रेट का ये प्यारा सा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट क्या है। अब हमें आज उसी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी होगी। और यार गैसियस फेज रिएक्शन के केस में हमें हमारी इस कहानी को आगे बढ़ाना होगा। कैसे यूनिट्स के फेर बदलाव से हमें फंसाया जा सकता है, उलझाया जा सकता है, लेकिन फंसना नहीं है। सारी बातों को गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो नहीं उलझेंगे। हाँ, अगर कहीं पर ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। फिर ईमानदारी से काम करना है, ईमानदार रहना है, और कॉन्सेप्ट्स में यार पूरी क्लैरिटी पानी है ना। पूरा फोकस लगा देंगे, एनर्जी लगा देंगे, फिर क्या बचेगा। पूरा होमवर्क करके एग्जाम में जाएंगे तो यार क्वेश्चन सारे बनेंगे आपसे। ऐसा हो ही नहीं सकता। कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया हो और क्वेश्चन में गोलमाल हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिजिकल केमिस्ट्री में मेरा तो मानना है कि कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेते हैं तो भैया क्वेश्चन आपसे दूर नहीं है। क्वेश्चन आपके कब्जे में ही है, आपकी गिरफ्त में ही है, आपसे बच नहीं पाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यार आपको याद होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में अंडरस्टैंड कर लिया है। एक बार उसको रिवाइज कर लें क्या? नोटबुक पेन निकाल लो, हेडिंग डाल लो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी रिवीजन की हम बात कर रहे हैं। डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को हमने लास्ट सेशन में कवर कर लिया है। हेडिंग आपने डाल ली एक बार फिर से रिवीजन के लिए। यहां देखिए, एक जनरल हाइपोथेटिकल रिएक्शन AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, है ना। इसके लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कितने अंदाज में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया जा सकता है। डिफरेंट यूनिट के साथ बात की जाए तो देखना यार, एवरेज रेट को हम ऐसे लिख पाएंगे, 3 प्रकार से लिख पाएंगे हम। ध्यान से देख लें। मोल पर लीटर टाइम -1, मोल टाइम -1, प्रेशर टाइम -1। ठीक है, एक तरीका तो ये है मोल पर लीटर टाइम -1, और दूसरा तरीका ये है मोल टाइम -1, और तीसरा तरीका ये है प्रेशर टाइम -1, प्रेशर टाइम -1। तीसरा तरीका ये है मोल पर लीटर टाइम -1 की बात की जाए तो ये है -1/A डेल्टा कंसंट्रेशन A/ΔT। याद होगा आपको, कोफिशिएंट से डिवाइड करना है या कंसंट्रेशन का चेंज लिखना है और टाइम से डिवाइड करना, टाइम टेकन से हमें डिवाइड करना है। माइनस साइन आएगा क्योंकि ये चेंज आपको नेगेटिव मिल रहा होगा। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, आप इस प्रकार से इस डिफरेंस को, डेल्टा को इंडिकेट कर रहे होंगे, डेल्टा कंसंट्रेशन को आप इंडिकेट कर रहे होंगे, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी मिल रही होगी। लेकिन रेट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है तो रेट पॉजिटिव मिल पाए, इसलिए हमें नेगेटिव साइन यहां पर एडिशनली इंट्रोड्यूस करना होगा। -1/B डेल्टा कंसंट्रेशन B/ΔT प्लस 1/C डेल्टा कंसंट्रेशन C/ΔT प्लस 1/D डेल्टा कंसंट्रेशन D/ΔT। ऐसे आपने लिख लिया होगा। नंबर ऑफ मोल्स के चेंज के साथ बात की जाए, मोल टाइम -1 यूनिट के साथ बात की जाए तो -1/A डेल्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A/ΔT, -1/B डेल्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B/ΔT प्लस 1/C डेल्टा नंबर ऑफ मोल ऑफ C/ΔT प्लस 1/D डेल्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D/ΔT। आई होप आपने भी रेट को ऐसे इंडिकेट कर लिया होगा। और गैसियस फेज रिएक्शन के केस में जहां PV इज इक्वल टू nRT को अप्लाई करते हुए आपने देख लिया होगा N/VRT, P इज इक्वल टू N/VRT। ये C है, मतलब P इज डायरेक्टली रिलेटेड टू C। जहां पर कंसंट्रेशन का चेंज है वहां प्रेशर का चेंज भी इंडिकेट किया जा सकता है। -1/A डेल्टा प्रेशर ऑफ A/ΔT इज इक्वल टू -1/B डेल्टा प्रेशर ऑफ B/ΔT इज इक्वल टू प्लस 1/C डेल्टा प्रेशर ऑफ C/ΔT इज इक्वल टू प्लस 1/D डेल्टा प्रेशर ऑफ D/ΔT।
आई होप आपने भी इस प्रकार से शानदार अंदाज में रेट को इंडिकेट कर लिया होगा। ये तमाम तरीके हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट करने के। अब हम ये देखने वाले हैं कि गैसियस फेज रिएक्शन के केस में अगर प्रेशर को यूज करना है और यूनिट हमें यहां देखिए बदल देनी है। कौन सी? प्रेशर को यूज करते हुए मोल पर लीटर टाइम -1 में हमें आंसर एक्सप्रेस करना है। काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मोल पर लीटर टाइम -1 यूनिट के साथ अगर रेट को एक्सप्रेस किया जाए तो इसके लिए तो कंसंट्रेशन की फॉर्म में ही एवरेज रेट को एक्सप्रेस करना होगा। नहीं नहीं नहीं, प्रेशर की फॉर्म में भी एक्सप्रेस करते हुए हम ये वाले यूनिट पा सकते हैं, यहां तक जा सकते हैं। कैसे? मैजिक हो जाएगा क्या? अरे देख लो, इन केस ऑफ गैसियस फेज रिएक्शन प्रेशर में बी टेकन इन प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन। हाँ, ये तो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। P डायरेक्टली रिलेटेड टू C इन केस ऑफ गैसियस फेज रिएक्शन। तो जहां पर कंसंट्रेशन है वहां पर प्रेशर को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो अगर जनरल हाइपोथेटिकल रिएक्शन के केस में हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट कर लिया है, कंसंट्रेशन की जगह अगर हमने प्रेशर को लिख लिया तो कुछ गलत नहीं किया है। रेट एवरेज इज इक्वल टू -1 बाय डेल्टा प्रेशर ऑफ A बाय डेल्टा टी। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। -1 बाय बी डेल्टा प्रेशर ऑफ B बाय डेल्टा टी +1 बाय C डेल्टा प्रेशर ऑफ C बाय डेल्टा टी +1 बाय D डेल्टा प्रेशर ऑफ D बाय डेल्टा टी। ऐसे लिख लिया होगा। और ये भी ध्यान से देख लें, यहां जो यूनिट होगी ये प्रेशर वाली यूनिट होगी रेट की। कैसे? अगर प्रेशर ATM में है और टाइम सेकंड में है तो ATM सेकंड -1 यूनिट होगी, मतलब प्रेशर टाइम माइनस यूनिट होगी। प्रेशर की यूनिट कोई भी हो सकती है, टाइम भी किसी भी यूनिट में हो सकता है। तो ऐसे केस में एवरेज रेट की ये वाली यूनिट होगी। इसमें कोई एतराज आपको नहीं होना चाहिए। ये गैसियस फेज रिएक्शन का केस है। दूसरा केस हमारे पास ये बनता है, अगर हम गैसियस फेज रिएक्शन AA गैस प्लस BB गैस गिव्स अस CC गैस प्लस DD गैस के केस में अगर एवरेज रेट को कंसंट्रेशन यूज करते हुए एक्सप्रेस कर लें। हाँ, ऐसा भी तो किया जा सकता है। कंसंट्रेशन को इस्तेमाल में लाते हुए भी तो एवरेज रेट को एक्सप्लेन किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए रेट एवरेज इज इक्वल टू कंसंट्रेशन को इस्तेमाल में लाना 1 बाय A -1 बाय डेल्टा कंसंट्रेशन A बाय डेल्टा टी -1 बाय B डेल्टा कंसंट्रेशन B बाय डेल्टा टी +1 बाय C डेल्टा कंसंट्रेशन C बाय डेल्टा टी +1 बाय D डेल्टा कंसंट्रेशन D बाय डेल्टा टी। इस प्रकार से अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट किया जाए, कोई टेंशन नहीं है। यूनिट अलग हो जाएगी, बस यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, टाइम नीचे तो टाइम -1, ये यूनिट हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं यूज प्रेशर ही करना है। एक तीसरा अंदाज मैं आपको दिखाऊंगा, यहां पर यूज प्रेशर ही करना है और यूनिट ये वाली होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, प्रेशर यूज करते हुए हम इस यूनिट तक कैसे पहुंच सकते हैं? इस प्रकार से तो यार ये वाली यूनिट मिलेगी हमें। प्रेशर यूज करते हुए ये वाली यूनिट मिल सकती है क्या? हां, बिल्कुल मिल सकती है। इसके लिए आपको यह समझना होगा कि PV इज इक्वल टू NRT है, P इज इक्वल टू N बाय VRT है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। यही तो कंसंट्रेशन, यही तो मोलैरिटी है, मतलब P इज इक्वल टू CRT है। दोनों तरफ अगर डेल्टा को अप्लाई कर दे क्या होगा? इस तरफ और इस तरफ अगर हम डेल्टा को कर दें इंट्रोड्यूस, तो इससे क्या होगा? डेल्टा को इंट्रोड्यूस करने से डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा CRT हो जाएगा। हाँ, RT अगर कांस्टेंट है तो जब डेल्टा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो RT बाहर आ जाएगा, है ना। और डेल्टा देखिए यहां मिल रहा होगा, C के आगे मिल रहा होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन
टाइम के साथ वेरी हो रही है। तो यहां हमने क्या देखा, यहां हमने देखा कि प्रेशर को या प्रेशर के चेंज को आरटी से डिवाइड करने पर ये कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन के चेंज में तब्दील हो जाएगा। यानी अगर क्वेश्चन में प्रेशर का वेरिएशन दे रखा है और अगर हम इस प्रेशर के चेंज को यहां कंसिडर कर लें दिए गए डेटा से और इसको आरटी से डिवाइड कर दें तो ये कंसंट्रेशन के चेंज में तब्दील हो जाएगा। मतलब यहां प्रेशर की यूनिट ना मिलते हुए कंसंट्रेशन की यूनिट मिलने लग जाएगी। मजा आ जाएगा, है ना मैजिक। तो इस मैजिक को देखने के लिए एवरेज रेट को इस प्रकार से इंडिकेट करो। एक बार मेरी बात अगर मानोगे तो एवरेज रेट को ऐसे इंडिकेट कर लो, -1 बाय डेल्टा प्रेशर ऑफ ए बाय डेल्टा टी, -1 बाय बी डेल्टा प्रेशर ऑफ बी बाय डेल्टा टी, +1 बाय सी डेल्टा प्रेशर ऑफ सी बाय डेल्टा टी, +1 बाय डी डेल्टा प्रेशर ऑफ डी बाय डेल्टा टी। अभी आंसर आएगा एटीएम टाइम -1 में, ठीक है ना, एटीएम पर सेकंड में या प्रेशर टाइम -1 यूनिट के साथ आंसर मिल रहा होगा। अगर हम इस प्रेशर के चेंज को कंसंट्रेशन के चेंज में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इस रिजल्ट को एडिशनली आरटी से डिवाइड करना होगा। एडिशनली आरटी से डिवाइड करना होगा, आरटी से डिवाइड करना होगा, यहां भी आरटी से डिवाइड करना होगा। ऐसा अगर हम करने में कामयाब हो जाते हैं तो प्रेशर का चेंज बाय आरटी ये कंसंट्रेशन का चेंज ही है। मतलब यहां जो यूनिट आ जाएगी कंसंट्रेशन वाली यूनिट आ जाएगी, ये कंसंट्रेशन का चेंज ही है। तो यूज प्रेशर किया और आरटी से डिवाइड किया। ऐसा अगर हम करते हैं तो ऐसे केस में देखना क्या मिलता है। ऐसे केस में जो यूनिट मिलती है, जो यहां से यूनिट मिलती है, ये यूनिट मिलती है इस प्रकार से, मोल पर लीटर टाइम -1। हाँ, ये वाली यूनिट मिलती है। आ गया ना मजा। प्रेशर दिया होगा और मोल पर लीटर टाइम -1 यूनिट में आंसर एक्सप्रेस हम कर पाएंगे। और प्रेशर टाइम -1 यूनिट में आंसर एक्सप्रेस करना हो तो फिर हमें आरटी से डिवाइड नहीं करना है, फिर आपको ऐसे एक्सप्रेस करना होगा एवरेज रेट को। और हमें मोल पर लीटर टाइम -1 में आंसर चाहिए और कंसंट्रेशन का वेरिएशन दिया है तो फिर भाई आप इसको यूज कर लो, कोई टेंशन नहीं है। प्रेशर दिया है और कंसंट्रेशन वाली यूनिट में हमें एवरेज रेट का आंसर चाहिए, तब प्रेशर के चेंज को किससे डिवाइड करना, इस प्रकार से, तो रेट को एक्सप्रेस करना ही है। एडिशनली हमें आरटी से भी डिवाइड करना होगा। आपको बता दूं R 0.0821 या अप्रोक्सीमेटली 1/12 है। ये यूज करना है। कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए इसको आप 1/12 भी मान सकते हो। यूनिट होगी लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल और टेम्परेचर को केल्विन यूनिट में ही एक्सप्रेस करना है। ऐसा होगा तो टेम्परेचर को केल्विन यूनिट में आपको एक्सप्रेस करना होगा। बताइए, ये मुद्दा क्लियर है क्या? इससे न्यूमेरिकल सॉल्विंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल दिया 4.2 है शायद, हाँ जितना मुझे याद है 4.2 एग्जांपल दिया है, एनसीईआरटी बुक का ही एग्जांपल है, ठीक है ना। तो जरा इसको ट्राई करना, जल्दी से इसको ट्राई करना। The decomposition of N2O5 in CCl4 solution at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. N2O5 का decomposition होगा और concentration vary कर रही होगी। Initially, the concentration of N2O5 is 2.33 molar. हाँ, starting में concentration इतनी है। After 184 minutes, concentration is reduced to 2.08 molar. 184 मिनट में कंसंट्रेशन इतनी चेंज हो जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया है। द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इक्वेशन दी, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन हो रही होगी। चलिए, बहुत बढ़िया है। कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। ठीक है, तो चलिए बात करें फर्स्ट पार्ट की। कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। ठीक है, टाइम मिनट्स में दिया है तो ट्राई करते हैं पहले आंसर इसी यूनिट में एक्सप्रेस किया जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे इंडिकेट करना है। रिएक्टेंट N2O5 माइनस साइन आएगा इसकी कंसंट्रेशन के चेंज के आगे,
कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड भी करना होगा। डेल्टा कंसंट्रेशन N2O5 बाय डेल्टा टी। NO2 प्रोडक्ट है, इसकी कंसंट्रेशन के चेंज के आगे पॉजिटिव साइन आएगा। डेल्टा कंसंट्रेशन NO2 बाय डेल्टा टी। कोफिशिएंट यहां पर 4 है तो 4 से डिवाइड भी करना होगा, इज इक्वल टू, यहां देखिए कोफिशिएंट 1 है प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन O2 बाय डेल्टा टी। 1 से डिवाइड करें ना करें एक ही बात है। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास N2O5 की कंसंट्रेशन का डेटा दिया है, बाद में कंसंट्रेशन 2.08 हो जाएगी, पहले कितनी है 2.33 है, तो बाद वाली कंसंट्रेशन माइनस पहले वाली कंसंट्रेशन, ऐसे तो हमें चेंज मिल पाएगा। तो -1/2 बाद वाली कंसंट्रेशन 2.08 माइनस पहले वाली कंसंट्रेशन 2.33। टाइम टेकन 184 मिनट्स। यहां से आंसर हमें मोल पर लीटर मिनट -1 यूनिट के साथ मिल रहा होगा, यानी आंसर हमें मिल जाएगा, देखना -1/2 इंटू यहां से -0.25 मिल रहा होगा, हाँ -0.25 मिल रहा होगा, और इसको हमें 184 से डिवाइड करना रहेगा। हाँ, इसको हमें डिवाइड करना रहेगा 184 से। ये कितना मिलता है, माइनस माइनस प्लस 0.125। आपको क्या करना है, 0.125 को 184 से आपको डिवाइड करना है। आई होप आपने डिवाइड कर लिया होगा। इससे डिवाइड करने के बाद 184 से डिवाइड करने के बाद 0.125 को तो क्या मिलता है, यहां से मिलता है 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर -5 मिलता है। 6.4 इंटू इतना ही मिला है क्या, या कुछ और मिला है, 6.8 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मिलता है क्या, ओके 6.8 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मिलता है। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, इतना मिलता है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और यूनिट क्या है टाइम की, मिनट है, मिनट -1, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, मुझे लगता है इतना ही मिलेगा, 6.79 होगा यहाँ पर, जिसको प्रिसाइजली आपने लिख दिया होगा 6.8 इंटू 10 रेज टू पावर -4, हाँ इंटू 10 रेज टू पावर -4 ही होगा। मोल पर लीटर, टाइम मिनट में, तो मिनट -1। ये बात क्लियर है। अब एक काम करते, इस टाइम को सेकंड में अगर तब्दील कर लिया जाए तो यहां मिनट -1 की बजाय क्या आ जाएगा, सेकंड -1। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब ये टाइम नीचे है, देखना यहां है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। ये गलती मत करना, ये मिस्टेक मत करना, कहीं यहां पर इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लो। टाइम नीचे है, डिनोमिनेटर को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप टाइम को सेकंड यूनिट में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब इसको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब इस क्वांटिटी को 60 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो यहां से क्या मिल रहा होगा, यहां से हमें मिल रहा होगा 1.13 इंटू 10 रेज टू पावर -5, हाँ -5 आएगा, यहां आएगा 10 रेज टू पावर -5 मोल पर लीटर सेकंड -1। आई होप इतना आपने एक्सप्रेस कर लिया होगा। अब देखना जरा, अगर मोल पर लीटर R-1 यूनिट के साथ एक्सप्रेस किया जाए तो क्या करना होगा, ये जो टाइम है मिनट में, इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा। तो 60 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बोलो 60 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ध्यान देना है, ये इसको 60 से डिवाइड नहीं करना, डिनोमिनेटर को 60 से डिवाइड करना। टाइम को अगर मिनट से आवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर को आपने डिवाइड किया 60 से, 60 ऊपर चला गया, यानी 6.8 इंटू 10 रेज टू पावर -4 इंटू 60 हो गया ये, ठीक है। कितना हो गया, 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 रेज टू पावर -3 हो जाएगा, और यहां से मिल रहा है 6.86 मिल रहा है 48, 36 प्लस 4 ये हो जाएगा 40.8, मतलब इसको लिखा जा सकता है 4.08 इंटू 10 रेज टू पावर -2 मोल पर लीटर R-1, मोल पर लीटर R-1। इस यूनिट के साथ शानदार अंदाज में हमने यार
आंसर को एक्सप्रेस कर लिया। इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो लोचा हो जाएगा अगर आप ध्यान नहीं देंगे। टाइम नीचे है, मिनट को सेकंड में तब्दील करना है तो आपको इसे 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब जो यहां से आंसर मिल रहा हो उसको 60 से डिवाइड करना होगा। फील कर लो इस बात को। और अगर टाइम मिनट्स में है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ, इसको 60 से डिवाइड करोगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये चीज 60 से मल्टीप्लाई हो रही होगी। ठीक है ना, ये 60 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। क्लियर है। और अगर टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको 60 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि इसको 60 से मल्टीप्लाई होना है। अरे क्लियर है ना भैया, लोचा नहीं होगा ना इसमें। नहीं होगा तो अच्छी बात है, ज्यादा आगे तक जाएंगे लोचा करेंगे तो भैया आगे तक नहीं जा पाएंगे, कुछ ही टाइम में ढेर हो जाएंगे। ये सफर बहुत लंबा है ना, बहुत दिमाग यूज होगा। और आप जैसे दिमागी बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन हमें तो एक ही सीट चाहिए हमें तो एक ही सीट चाहिए। मोटिवेशन ये है, कितने हजारों बच्चों का सिलेक्शन होता है, उसमें एक ही सीट, बस एक ही सीट, और वो भी आपको मिल जाए तो कितना मजा आएगा। तो इसलिए मेहनत करते रहो, है ना, रुको मत। व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड? अगर हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन की बात करनी है, मतलब NO2 की रेट ऑफ प्रोडक्शन की बात करनी है, इसकी बात करनी है, इसकी बात करनी है, इसकी बात करनी है। NO2 की रेट ऑफ प्रोडक्शन की बात करनी है तो इसकी बात करनी है। इसकी बात कैसे की जा सकती है? इसके लिए हमें जो रेट आई है इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। रेट तो हमें मिल ही चुकी है। इस रेट को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जो रेट हमारे पास है इसको अगर यार हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। हाँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। हमारे पास क्या है? कई बच्चों की माँ है। अरे नहीं नालायकों, अपने पास क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट एवरेज अपने पास है, रेट एवरेज अपने पास है। और NO2 के लिए एक्सप्रेशन लिखे एवरेज रेट का, NO2 की कंसंट्रेशन को यूज करते हुए एक्सप्रेशन लिखा जाए तो प्लस 1 बाय क्या आएगा? 1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन NO2 बाय डेल्टा टी। ठीक है ना, तो ये होगा। और एवरेज रेट हमारे पास है 6.8 इंटू 10⁻⁻4, यही है। हाँ, यही है हमारे पास 6.8 इंटू 10⁻⁻4। और रेट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। रेट ऑफ प्रोडक्शन इसे बोला जाता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 इसे बोला जाता है। यहाँ 4 का कोई काम नहीं है, 4 को आप उस तरफ भेज सकते हो। ठीक है, 4 को यहां से अगर उस तरफ भेज दिया जाए तो फिर 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो यहां से हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 मिल जाएगी प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन NO2 बाय डेल्टा टी, ये हमें मिल जाएगी। क्या आंसर मिल रहा होगा यहां से? देखिए 8 4 जा 32, 6 4 जा 24 प्लस 3 27, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻4, यानी 2.72 इंटू 10⁻⁻3 ये मिलेगा। मोल पर लीटर मिनट -1 यूनिट के साथ ये शानदार आंसर हमें मिल रहा होगा। बोलो मामला क्लियर है कि नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया है। अब काफी सारे बच्चे सोच रहे हैं अगर रेट ऑफ कंजप्शन की बात होती तो एवरेज रेट को 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत होती, मतलब इसकी वैल्यू हमें बतानी है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 तो यार एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है। हाँ, यहाँ तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई इसको करें या ना करें एक ही बात है, मतलब इसकी वैल्यू हमें मिल तो रही है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से, तो यहाँ से हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 भी आसानी के साथ मिल जाएगी, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अगर आपको अभी तक कोई टेंशन नहीं है तो आगे भी नहीं होगी सेकंड पार्ट हमने देख लिया, फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया, जहां जहां मिस्टेक हो सकती थी वो हमने क्रॉस चेक कर ली है। अब यार अमोनिया एंड ऑक्सीजन रिएक्ट हो, एक और शानदार क्वेश्चन हमारे सामने है, NO बन जाए, ये शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दी है। क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन? नहीं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO का मतलब बिना कोफिशिएंट से डिवाइड किए डेल्टा का ये वाला एक्सप्रेशन दिया है,
प्लस डेल्टा कंसेंट्रेशन NO बाय डेल्टा टी, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है। इसका ये मतलब है NO बन रहा है, हाँ बन रहा है, तो मतलब इसकी वैल्यू आपको दी है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO का मतलब ये है, प्लस डेल्टा कंसेंट्रेशन NO बाय डेल्टा टी, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है। क्या करना है, आपको पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, रेट ऑफ कंजप्शन और डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया पर कमेंट करना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर पर आपको कमेंट करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन पर भी आपको कमेंट करना है, O2 भी कंज्यूम हो रहा है, इसकी रेट ऑफ कंजप्शन भी आपको फाइंड करनी है। काफी सारी बातें की गई है, ऐसे देखते रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ज्यादा अच्छा है इस इक्वेशन को देखकर एवरेज रेट का एक्सप्रेशन लिख दो। रेट एवरेज क्या होगी इसको देखकर लिखिए, -1/4, हाँ ये कंज्यूम हो रहा है तो माइनस साइन आएगा, कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा, डेल्टा कंसेंट्रेशन अमोनिया बाय डेल्टा टी, डेल्टा कंसेंट्रेशन NH3 बाय डेल्टा टी, ये भी कंज्यूम हो रहा है, कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा, ये लीजिए कोफिशिएंट से डिवाइड किया, माइनस साइन है, डेल्टा कंसेंट्रेशन O2 बाय डेल्टा टी। चलिए बहुत बढ़िया है, यहां देखिए ये बन रहा है प्लस साइन, कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिए, डेल्टा कंसेंट्रेशन NO बाय डेल्टा टी, हाँ रेट ऑफ रिएक्शन आप इंडिकेट कर रहे होंगे तो ऐसे डेल्टा के एक्सप्रेशन को कोफिशिएंट से भी डिवाइड करना होगा, तभी जाकर ये आपस में एक दूसरे के साथ इक्वल मिल पाएंगे। H2 भी बन रहा है, कोफिशिएंट 6 से इससे डिवाइड करना होगा, डेल्टा कंसेंट्रेशन H2O बाय डेल्टा टी, इस प्रकार से इंडिकेट करना होगा। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, अगर इसकी वैल्यू यहां डाल दी जाए, इसकी वैल्यू अगर यहां डाल दी जाए तो आपको नहीं लगता क्या अगर ये वाली वैल्यू यहां डाल दें तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी? बिल्कुल लगता है। इसके लिए डेटा दिया है तो एक काम करो, बिना टाइम वेस्ट करे डेटा को डाल दो यहां पर, 3.6 इंटू 10⁻³ यहां हमने डाल दिया, 0.9 इंटू 10⁻³ यानी 9 इंटू 10⁻⁻4 हमें मिल रही है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट क्या होगी? मोलैरिटी सेकंड -1। अगर इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन है तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट भी क्या होगी? मोलैरिटी और मोल पर लीटर। हाँ ये भी लिखा जा सकता है मोल पर लीटर सेकंड -1 और मोलैरिटी सेकंड -1। आई होप इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार से हमने एवरेज रेट की यूनिट फाइंड कर ली है, एवरेज रेट की यूनिट फाइंड कर ली है, देख ली है, और एवरेज रेट की वैल्यू भी हमने देख ली है। एवरेज रेट की वैल्यू क्या होगी? यूनिट तो देखिए जो इसकी यूनिट होगी वही यूनिट इसकी होगी। वैल्यू देखिए 4 से डिवाइड करने के बाद हमें मिल रही है, तो कोई टेंशन नहीं है। अब हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया की बात कर रहे होंगे, मतलब बिना कोफिशिएंट से डिवाइड किए इसकी कितनी वैल्यू होगी। ये जो चीज है ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ अमोनिया है। तो 4 को फिर इस तरफ भेजना होगा। हाँ इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए 4 को इस तरफ भेजना होगा, तो सेकंड पार्ट का आंसर मिल जाएगा। 4 को इस तरफ भेजेंगे तो 9 4 जा क्या हो जाएगा? देखिए इसकी वैल्यू तो 9 इंटू 10⁻⁻4 है, और इसके साथ अगर 4 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो माइनस डेल्टा कंसेंट्रेशन अमोनिया बाय डेल्टा टी मिल जाएगा। यही तो रेट ऑफ कंजप्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया है। तो इसके लिए एवरेज रेट को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 36 इंटू 10⁻⁻4, या आप बोल सकते हो 3.6 इंटू 10⁻⁻3। मोलैरिटी सेकंड -1 और मोल पर लीटर सेकंड -1, एक ही बात है। अब थर्ड पार्ट की बात कर रहे होंगे, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ O2 की बात करनी है। तो मैं आपको बता दूं रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ O2 और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 ये है। रेट ऑफ कंजप्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया अगर ये है, हाँ यही है, तो रेट ऑफ कंजप्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 का मतलब ये है, मतलब ये 5 नहीं होना चाहिए। इस 5 को एवरेज रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। हाँ आंसर आ जाएगा, हमें रेट ऑफ कंजप्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 मिल जाएगा। मतलब हमें यार एवरेज रेट को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस डेल्टा कंसेंट्रेशन O2 बाय डेल्टा टी मिल जाएगा। हाँ और क्या, मल्टीप्लाई कर दो, मजा आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे इसको 5 से तो हमें क्या मिल रहा होगा? 4.5 इंटू 10⁻⁻3 मोलैरिटी सेकंड -1 और मोल पर लीटर सेकंड -1, ये हमें मिल रहा होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अगर ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी आप अपने आप बता पाएंगे। यहां देखिए थोड़ा दूर लिखा है लेकिन लिखा जरूर है,
महसूस कर पाएंगे। अगर ये बात मेरे दिल से आपके दिल तक पहुंच पाई है तो ये वाला सफर मेरे दिल से आपके दिल तक का बहुत आसान रहेगा। वैसे तो उससे दूर लिखा है, लेकिन दिल की दिल से बात है तो पास आकर ही होगी। हाँ, विचारों में पास आकर ही होगी। तो अगर हम विचारों में बिल्कुल आसपास हैं तो एक काम कीजिए, एवरेज रेट को इस 6 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो क्या मिल जाएगा आपको? फोर्थ पार्ट का आंसर मिल जाएगा। फोर्थ पार्ट का आंसर यानी हम चाहते हैं हमें डेल्टा कंसंट्रेशन H2O बाय डेल्टा टी मिल जाए। इसी को तो रेट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पानी बोलते हैं। इसके लिए एवरेज रेट को इस 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। एवरेज रेट हमारे पास 9 × 10⁻⁻⁴ है। इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ गया बिल्कुल 5.4 × 10⁻³ मोलैरिटी सेकंड -1। ये इसका फाइनल आंसर होगा। अगर आपका भी आंसर ये है तो ताली मारो, हाँ ठोक दो ताली। ऐसा है तो अच्छी बात है। अब ये लीजिए, ये बैक एक्सरसाइज में एक शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी प्यारी दुलारी बुक में, है ना। देखिए, द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड। इन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब कोई रिएक्शन है, टेंशन नहीं लेनी है। कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टाइम इंटरवल 30 to 60, या टाइम सेकंड में दिया है 30 to 60। इस टाइम इंटरवल की हमें बात करनी है। कंसंट्रेशन का चेंज इस टाइम इंटरवल में ये हो रहा है। तो क्या करें इस केस में? ऐसे केस में आपको ऐसी इक्वेशन कंसिडर करनी होगी जब कोएफिशिएंट नहीं दिया तो 1 मानना होगा। R gives us P, हाँ ऐसा केस आपको मानना होगा। R gives us P, ऐसा केस आपको मानना होगा। और ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो, हाँ ऐसा कुछ दिया है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है। इनफैक्ट रिएक्टेंट आर नहीं, यहां दिया गया है ए है, तो कोई टेंशन, ए मान लो, ए हो, बी हो, सी हो, ठीक है। आपके नाम का पहला लेटर हो, अब मेरे नाम का तो पहला लेटर ए ही है तो मैंने तो ए मान लिया। रेट एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ए बाय डेल्टा टी, यही होगी। कंसंट्रेशन का चेंज देख लो 0.17, ये फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल 0.31, ये कंसंट्रेशन का चेंज है, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल T1 से T2, ये होगा 30 से 60, और डेल्टा टी टाइम टेकन कितना हो जाएगा 60 माइनस 30, ये 30 हो जाएगा। यहां से हमें क्या मिल रहा होगा? यहां से हमें 0.14 बाय 30, 0.14 बाय 30, या नहीं, यहां से हम देखें तो 3 4 12, तो 0.04, 3 4 12, और उसके बाद 20, 3 6 18, 0.046 हमें मिल रहा होगा। हाँ, डिवाइडेड बाय 10 मिल रहा होगा, डिवाइडेड बाय 10 मिल रहा होगा, मतलब 0.0046, ठीक है ना। और यूनिट है कंसंट्रेशन की मोल पर लीटर, टाइम की यूनिट सेकंड है, तो टाइम से डिवाइड किया तो सेकंड -1 होगी यहाँ यूनिट, ठीक है ना। मोल पर लीटर कंसंट्रेशन की यूनिट है और नीचे टाइम है, तो मोल पर लीटर, और यहाँ टाइम सेकंड में है, तो मोल पर लीटर सेकंड -1 एवरेज रेट की यूनिट हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ, मानना ही होगा, ऐसे तो फाइंड कर रहे होंगे। तो घबराना नहीं, ऐसे टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया हो तो घबराना नहीं है। ऐसे आसानी के साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम धराशायी कर पाएंगे, ठीक है। ये वाला तो बहुत खतरनाक है, इसको लास्ट में टैकल कर रहे होंगे। इससे पहले कुछ प्रेशर वाले क्वेश्चन से डील कर लें। हाँ, इससे पहले कुछ प्रेशर वाले क्वेश्चन से डील कर लें, निपट लें। यहां देखिए, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन अल्फा गैस गिव्स अस 2 बीटा गैस प्लस 3 गामा गैस, pressure decreases from 90 mm of Hg to 70 mm of Hg in 10 minutes. Find rate of reaction in mm of Hg मिनट -1। अरे बिल्कुल आसान है। रिएक्टेंट के लिए प्रेशर का डेटा दिया है, तो हम जानते हैं रेट एक्सप्रेस करनी है तो प्रेशर को यूज करते हुए भी एक्सप्रेस की जा सकती है। माइनस डेल्टा प्रेशर ऑफ अल्फा बाय डेल्टा टी, टाइम टेकन, माइनस साइन। रिएक्टेंट के लिए जब भी हम एक्सप्रेशन लिख रहे होंगे
तो एवरेज रेट के एक्सप्रेशन में माइनस साइन तो मिल ही रहा होगा, ताकि रेट की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल पाए, क्योंकि डेल्टा प्रेशर ऑफ अल्फा ये नेगेटिव होगा, और माइनस साइन लगाने से, एडिशनली माइनस साइन लगाने से एवरेज रेट हमें पॉजिटिव क्वांटिटी मिल जाएगी। ऑलवेज एवरेज रेट तो पॉजिटिव होती भी है, तो ये माइनस लिख रहे होंगे, ठीक है। कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करें या ना करें एक ही बात है। और यहां देखिए इस अल्फा का प्रेशर 90 से डिक्रीज होकर 70 हो गया, मतलब फाइनल 70 है, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल 90 है, तो माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर 70 माइनस 90 ऐसा होगा। टाइम टेकन 10 है, तो यहां से हमें एवरेज रेट 2 मिल पाएगी, यानी 2 mm ऑफ Hg, 2 mm ऑफ Hg, और हमने टाइम से इसको डिवाइड किया है, मिनट माइनस 1, ये हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मिल पाएगी। बोलो हाँ कि ना? हाँ ऐसा ही होगा। तो चलिए फिर आपने भी अगर आंसर को लॉक कर दिया तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा। A2 gas gives us B gas plus half C gas shows increase in pressure from 100 mm to 120 mm in 5 minutes, ठीक है। What is the rate of disappearance of A2? इसकी जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगी वही रेट ऑफ रिएक्शन होगी, एक ही बात है, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है। हाँ यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो इसकी रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर रेट ऑफ रिएक्शन एक ही बात है। मतलब हमें फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन ही फाइंड करना, माइनस डेल्टा प्रेशर ऑफ A2 बाय डेल्टा टी, ये फाइंड करना है। लेकिन यार लोचा ये है, ये जो प्रेशर दिया गया है ये प्रेशर A2 का प्रेशर तो बिल्कुल नहीं है, केवल A2 का प्रेशर तो बिल्कुल नहीं है। ये जो प्रेशर दिया हुआ है 100 mm टू 120 mm, ये A2 का हो सकता है, इनिशियल प्रेशर तो A2 का ही होगा, लेकिन ये तो A2 का प्रेशर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि A2 का प्रेशर जब A2 कंज्यूम हो रहा है तो बढ़ तो बिल्कुल नहीं सकता, A2 तो कंज्यूम हो रहा है, तो A2 का प्रेशर तो डिक्रीज होना चाहिए। जिस प्रकार से अल्फा का प्रेशर डिक्रीज हुआ, प्रेशर ऑफ अल्फा, हाँ ये अल्फा है, प्रेशर ऑफ अल्फा जिस प्रकार से डिक्रीज हुआ 90 से 70 हुआ, अल्फा कंज्यूम हुआ, तो इसका प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, हाँ डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन यहां तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, इसका क्या मतलब है, ये प्रेशर केवल A2 का प्रेशर नहीं है। देखना राइट साइड नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा बन रहे हैं, एक मोल से 1 प्लस हाफ 3/2 मोल्स मिल रहे हैं, ज्यादा मोल्स मिल रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे केस में डेफिनेटली प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, हाँ टोटल प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, A2 का प्रेशर तो डिक्रीज होना चाहिए, A2 कंज्यूम हो रहा है। तो फिर क्या करें कि इस टोटल प्रेशर को यूज करते हुए ही आंसर निकाल लें, 120 माइनस 100, फिर यह माइनस साइन भी आंसर तो फिर नेगेटिव आ जाएगा। चलिए मोड लगा लें, बाय डेल्टा टी, टाइम कितना 5, नहीं ऐसा किया तो ये गलत होगा। यहां देखिए रेट के इस फॉर्मूला में टोटल प्रेशर तो कहीं नहीं है, A2 का प्रेशर ही यूज करना होगा, या फिर B का प्रेशर यूज करना होगा, या फिर C का प्रेशर यूज करना होगा, इनके प्रेशर का वेरिएशन यूज करना होगा। केवल टोटल प्रेशर को यूज करने से काम नहीं चलेगा। कहीं आप सोच रहे 120 माइनस 100, यहां से प्रेशर डिफरेंस यूज कर ले, यहां से आंसर नहीं बनेगा। तो देखिए इसको अगर और ज्यादा अच्छे से हम लिखें एवरेज रेट को, तो केवल B के प्रेशर से काम चल जाएगा क्या? हाँ इनिशियल और फाइनल होना चाहिए, इससे काम चल जाएगा, बट है नहीं। प्लस डेल्टा प्रेशर ऑफ B बाय डेल्टा टी, 1/2 है ना, कोफिशिएंट से डिवाइड करना, या तो कोफिशिएंट 1 था तो 1 से डिवाइड करें, आखिर की बात है, तो यहाँ 1/2 तो 1/2 से डिवाइड करना होगा, बन रहा है तो प्लस डेल्टा प्रेशर ऑफ C बाय डेल्टा टी, या केवल C का इनिशियल फाइनल प्रेशर हो, इससे काम चल जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, हमारे पास तो टोटल प्रेशर है। तो क्या करना होगा इस केस में, लगाएंगे दिमाग, और क्या करेंगे। देखिए ऐसे केस में क्या करना है, एक क्वेश्चन है इस टाइप का, दिमाग लगा लें, बार बार नहीं सिखाऊंगा ये बात आपको। A2 गैस गिव्स अस B गैस प्लस हाफ C गैस, ऐसे धर्म संकट में जब भी आप आ जाएं, टोटल प्रेशर दिया हो, और ये आपको यहां से आइडिया मिल जाएगा, है ना, यहाँ कुछ दिया नहीं है कि केवल A2 का प्रेशर है, रिएक्टेंट का प्रेशर है, ये टोटल प्रेशर है। तो आप क्या करेंगे, T = 0 पर जो प्रेशर दिया है इसको आप रिएक्टेंट का प्रेशर मान लेंगे। क्यों? क्योंकि T = 0 पर प्रोडक्ट तो बने नहीं होंगे, ये कार्यक्रम तो स्टार्ट हुआ नहीं है, रिएक्शन तो इनिशिएट नहीं हुई है, तो प्रोडक्ट तो बने नहीं होंगे, तो इसके कोरस्पोंडिंग कोई प्रेशर मिल नहीं रहा होगा, मतलब ये A2 का ही प्रेशर होगा। इनिशियल प्रेशर जो है ये A2 का ही प्रेशर है। आफ्टर 5 मिनट्स T = 5 पर क्या होगा,
इसके कंज्यूम होने की वजह से कुछ प्रेशर में ड्रॉप आएगा, मान लेते हैं P ड्रॉप आ गया प्रेशर में इसके कंज्यूम होने की वजह से, ठीक है। 1 यूनिट प्रेशर में यहां ड्रॉप आएगा तो इसका प्रेशर 1 यूनिट से बढ़ जाएगा, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं P नंबर ऑफ मोल्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड मिलता है। तो जिस प्रकार से नंबर ऑफ मोल्स यहां डिक्रीज हो रहे होंगे उसी प्रकार का डिक्रीमेंट प्रेशर में भी देखने को मिल रहा होगा, है ना। और जिस प्रकार से यहां नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो रहे होंगे उसी प्रकार का इंक्रीमेंट प्रेशर में भी मिल रहा होगा। तो अगर इसका प्रेशर P यूनिट से डिक्रीज हुआ है तो इसका प्रेशर यार P यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा। इसका प्रेशर 1 यूनिट से डिक्रीज होने पर इसका प्रेशर हाफ यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा। इसका प्रेशर P यूनिट से डिक्रीज होने पर इसका प्रेशर हाफ यूनिट से मतलब P/2 इससे इंक्रीज हो जाएगा। यही तो होगा। अब जो है टोटल प्रेशर है ना ये 120 है। 120 ना ये है ना ये है ना ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 100 से तो कम प्रेशर मिल रहा होगा, 100 माइनस P मिल रहा होगा। ये तो 120 हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन ये 120 क्या दिया है, फिर ये टोटल प्रेशर दिया है, तो यहां से P की वैल्यू मिल जाएगी। तो 100 माइनस P प्लस P प्लस P/2 ये 120 ये टोटल प्रेशर दिया है तो यहां से P फाइंड करने में कामयाब हो जाएंगे। P/2 इज इक्वल टू 20, P इज इक्वल टू 40, P इज इक्वल टू 40। अगर P हमें 40 मिल गया है, ये 40 मिल गया है, तो 5 मिनट के बाद इसका हमें पार्शियल प्रेशर मिल गया, इसका हमें इंडिविजुअल प्रेशर मिल गया, दैट इज 60। क्या मिल गया 60। पहले कितना था 100, हाँ 100 से डिक्रीज होकर 60 हो गया होगा। हाँ, ये बात हजम हो गई है। 100 से प्रेशर डिक्रीज होकर कम हो सकता है, ज्यादा थोड़ी हो सकता है, ज्यादा तो ये टोटल प्रेशर है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हमने क्या किया, माइनस P/2 ये टोटल प्रेशर हमने कंसिडर किया और इसको 120 से इक्वेट किया, यहां से P निकालने में कामयाब हुए, P की वैल्यू यहां डाल दी, तो इसका पार्शियल प्रेशर T इज इक्वल टू 5 मिनट्स पर हमें मिलता है। अगर मिलता है तो प्रेशर का चेंज आ जाएगा। फाइनल प्रेशर 60 माइनस इनिशियल प्रेशर 100 बाय टाइम टेकन 5, तो यहां से -40 माइनस साइन प्लस 40/5 40/5 ये आ जाएगा 8, हाँ 8 mm ऑफ Hg मिनट -1, ये इसका आंसर होगा। तो देखिए आपने क्या कलाकारी इसमें छिपी हुई थी, देखिए आपने बात। तो चलिए, अगर इस बात को आपने महसूस किया है तो केमिकल काइनेटिक्स में इस बात को काफी जगह हम यूज कर रहे होंगे, ठीक है। आगे देखिए, फॉर द रिएक्शन एट 273 केल्विन, एक रिएक्शन आपको दे रखी, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट प्रेशर ऑफ NO डिक्रीजेस फ्रॉम 700 mm ऑफ Hg टू 500 mm ऑफ Hg इन 250 सेकेंड्स। NO का प्रेशर इस प्रकार से डिक्रीज हो रहा है। हाँ, केवल NO का प्रेशर दे रखा है तो यहां पर हम एवरेज रेट को इंडिकेट कर पाएंगे। टोटल प्रेशर दिया होता तो भैया फिर तो यही अतरंगी अंदाज हमें अपनाना पड़ता, ठीक है। यहां कोई टेंशन नहीं है। इंडिविजुअल प्रेशर दिया है तो यहां से हम एवरेज रेट लिख पाएंगे। कैसे, रेट एवरेज, पहले पार्ट में क्या करना है, एवरेज रेट हमें लिखनी है। रेट एवरेज इज इक्वल टू माइनस, यहां ये रिएक्टेंट है तो माइनस डेल्टा प्रेशर ऑफ NO बाय डेल्टा T, ऐसे लिखना होगा। टाइम सेकंड में है, हाँ सेकंड यूनिट में है, तो सेकंड -1 यूनिट के साथ ही हमें एक्सप्रेस करना, मतलब ये 250 का 250 रहेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। प्रेशर का जो चेंज है ये हमें 700 500 माइनस 700 लिखना होगा। फाइनल वैल्यू 500 है और कंज्यूम होने पर तो प्रेशर डिक्रीज ही तो कर रहा होगा। हाँ, लॉजिकली भी बात बिल्कुल सही है। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू कितना आ जाएगा, चेंज आ जाएगा -200, माइनस माइनस प्लस 200, 200/250 कुछ ऐसा मिल रहा होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ये प्रेशर mm ऑफ Hg में है और हमें प्रेशर ATM में एक्सप्रेस करना। आप जानते होंगे 1 ATM 760 mm ऑफ Hg के इक्वल है, ये बात तो आप जानते होंगे। तो क्या करना है, हमें इस mm ऑफ Hg में जो प्रेशर डिफरेंस दिया है इसको 760 से डिवाइड करना होगा, तो ये ATM में तब्दील हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है। हाँ, ऐसा तो मिल रहा होगा। अब देखिए 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36,
190, 1/850, 1/950 आएगा क्या? 19 5 जा 95, ठीक है ना, 950 आएगा यहां पर। ATM सेकंड -1, ये इसका आंसर मिल रहा होगा। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से आप इसको नोट कर लो। नोट कर लिया है क्या? अगर आपने इसको नोट कर लिया है, फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो ये कुछ इतना मिल रहा होगा, 1.05 इंटू 10⁻⁻3, शायद कुछ इतना मिल रहा होगा। ATM सेकंड -1। कहानी क्लियर है? चलिए, अगर हम इसको मोल पर लीटर सेकंड माइनस में तब्दील करना चाहें, मैं आपको बता चुका हूं, यूज किया आपने प्रेशर, आंसर आपको मोल पर लीटर टाइम -1 में चाहिए, इस यूनिट में चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? प्रेशर को RT से डिवाइड करना होगा। हाँ, PV इज इक्वल टू NRT, P इज इक्वल टू CRT, हाँ N/VC है, C इज इक्वल टू P/RT। प्रेशर को अगर RT से डिवाइड किया जाए तो आंसर आपको कंसंट्रेशन वाली यूनिट में मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। सेकंड पार्ट के लिए बस हमें इतना करना, जो आंसर आया है ना यार, ATM टाइम -1 यूनिट में जो आंसर आया है, सेकंड -1 यूनिट के साथ जो आंसर आया है, जो भी आंसर आया है, इसको RT से डिवाइड करना है एडिशनली। हाँ, इसको RT से डिवाइड करना है। प्रेशर को RT से डिवाइड किया जाए तो कंसंट्रेशन मिल जाएगी, मतलब आंसर हमें कंसंट्रेशन वाली यूनिट में मिल जाएगा। आंसर हमें मोल पर लीटर सेकंड -1 इस यूनिट में मिल जाएगा। क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए, इसके लिए हमें R को 1/12 पुट करना होगा। वैसे R होगा 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, है ना, इस यूनिट में होगा। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1/12। तो R को हम 1/12 यूज कर लें तो क्वेश्चन हमारा जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो यही बात तो है, क्वेश्चन यहां से हमारा जल्दी सोल्व हो जाएगा। ये लीजिए, R को मैंने लिख दिया 1/12, R हुआ 1/12, और टेम्परेचर हमें यहां पर मिलता है, देखिए 273। इसको पुट कर दो, ज्यादा अच्छा 270 पुट कर दो, कैलकुलेशन आपके लिए आसान रहेगी। 270 आप पुट कर दो, कैलकुलेशन आपके लिए आसान रहेगी। ये 12 चला जाएगा ऊपर। हाँ, इस 1.05 को आप 1 ही मान लो, अप्रोक्सीमेशन ले लो। हाँ, थोड़ा बहुत तो लेना भी होगा, नहीं तो इतना अच्छा डेटा नहीं है कि क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए। तो 1.05 को 1 मान लो, इसको 1 मान लिया। 10⁻³ इंटू 12, ऊपर ये मिल रहा होगा और नीचे क्या मिल रहा होगा? 270। बोलो, आने क्लियर है कि नहीं है? अगर आप इसको और भी जल्दी सोल्व करना चाहते हो 240 मान लो। अब कई बच्चे इतनी अप्रोक्सीमेशन, भैया ऑप्शन अगर काफी दूर दूर है तो जल्दी आप टिक करके आगे निकल जाओगे, टाइम बच जाएगा आपका। तो देखना, अगर आप इसको 240 मान लेते हो तो ये मिलता अप्रोक्सीमेटली आपको 20, और ये मिलता 5 इंटू 10⁻, अप्रोक्सीमेट आंसर क्या मिलता? 5 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा यहां से -5, है ना, कुछ इतना हो जाएगा। 5 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा ये। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली इसको सोल्व करना चाहते हो, है ना, मुझे आंसर पता है इसका क्या है, तो मैं आपको बता दूं। अगर आप एग्जैक्टली इसको सोल्व करना चाहते हैं, इतना भी आप अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना चाहते हैं, आंसर के काफी क्लोज थे हम लोग, ठीक है ना, 5 इंटू 10⁻⁵ ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। लेकिन आप एग्जैक्टली सोल्व करना चाहते हो तो ये मिलेगा आपको 4.6 इंटू 10⁻⁵। अरे ये तो बिल्कुल पास है। हाँ, 5 इंटू 10⁻⁵ या फिर 4.6 इंटू 10⁻⁵ हो, ये की तो बात है। यूनिट क्या होगी? अब RT से डिवाइड किया तो मोल पर लीटर सेकंड -1, ये यूनिट होगी। बोलो, कहानी क्लियर है कि नहीं है? अगर ये वाले कहानी क्लियर तो इसको देखिए, फिर ये वाले कहानी क्लियर तो इसको देखिए। द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल घी एट 25 डिग्री सेल्सियस रिड्यूसेस द प्रेशर ऑफ H2 फ्रॉम 2 atm टू 1.2 atm इन 50 मिनट्स, ठीक है ना। 50 मिनट में इसका जो प्रेशर है ये 2 atm से 1.2 atm रिड्यूस हो जाएगा। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, मतलब हाइड्रोजन कंज्यूम हो रही है, हाइड्रोजन का ये प्रेशर दिया है। और जब तक हमें ये नहीं पता कि 1 मोल के साथ कितने मोल H2 के रिएक्ट होंगे,
तब तक हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन इक्वेशन तो दे रखी, तो कुछ तो मानना होगा। तो आप भाई कोफिशिएंट को 1 मान लो, टेंशन मत लो भाई और बहनों, कोफिशिएंट को 1 मान लो, कोई टेंशन नहीं। टेंशन लेने से क्या होगा, जीवन बहुत लंबा है ना, टेंशन लेने से क्या होगा। 1 मान लो कोफिशिएंट को, कोई टेंशन। बाय डिफॉल्ट यार, हाँ मजाक की 100 बातें हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर जब भी कोफिशिएंट मानना हो तो हम 1 मान लेंगे इस चैप्टर में, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास मान लेंगे। फाइनल प्रेशर इतना, इनिशियल इतना है, और टाइम हमारे पास 50 मिनट्स है। तो यहाँ क्या मिल रहा होगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा ये, 8/50। हाँ 0.8/50 मतलब 8/500, 8/500 मतलब ये होगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। मतलब यहां से मिल रहा होगा 2/125। 2/125 कितना बनता है, कर लेंगे सोल्व, कोई टेंशन नहीं। आगे सोल्व करना चाहें तो आगे कर लो। 2/125 ATM मिनट -1, हाँ मिनट -1, ये हमें आंसर मिल गया है। अगर हम मोलैरिटी पर सेकंड में आंसर निकालना चाहते हैं, सेकंड पार्ट की अगर हम बात करना चाहते हैं, पहली बात तो प्रेशर की यूनिट यहां नहीं है, यहां तो कंसंट्रेशन की यूनिट है, तो RT से डिवाइड करना होगा, है ना। एवरेज रेट को ऐसे भी इंडिकेट किया जा सकता है, मोलैरिटी की यूनिट के साथ प्रेशर दिया हो, कैसे, इसको RT से डिवाइड करना होगा। एडिशनली हमें क्या करना होगा, बस RT से डिवाइड करना होगा। ये लीजिए RT से डिवाइड किया। इसके अलावा अगर आपने गौर दिया हो, यहां यूनिट सेकंड है, टाइम सेकंड में होना चाहिए। RT से तो डिवाइड करना ही है, इसके डिनोमिनेटर को ध्यान से सुनना, इसके डिनोमिनेटर को 60 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। यहां जो टाइम मिनट्स में है, इसको सेकंड में कैसे तब्दील किया जाए, इसके लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो यहां से क्या मिलेगा, एवरेज रेट हमें 2/125 इंटू 60 इंटू RT, R कितना है 1/12 है, ठीक है। अरे कहानी क्लियर है कि नहीं है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। T कितना है, T हमारे पास है 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन टेम्परेचर केल्विन यूनिट पे पुट करना है, तो केल्विन यूनिट में हो जाएगा 298 केल्विन, और अप्रोक्सीमेशन लेंगे 300 केल्विन मान लेंगे इसको। अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे तो भैया लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहां देखिए 3 1 जा 300, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ऐसा ही कुछ होगा। और ये देखिए 2 5 जा 10, 50 मिलेगा यहां पर। अब आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि 125 को 15 से मल्टीप्लाई करना और फिर 50 से मल्टीप्लाई करना। हाँ ये काम तो आप खुद से कर लेंगे। 125 इंटू 15 इंटू 50, ये हमें क्या मिल गया, ये हमें एक और डिफरेंट यूनिट के साथ आंसर मिल गया है। अगर हम प्रेशर को RT से डिवाइड कर देंगे तो मोल पर लीटर बन जाएगा ये, ठीक है। और सेकंड -1, हाँ 60 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी किया है, मतलब टाइम जो मिनट्स में था ये सेकंड में तब्दील हो गया। तो पहले आंसर मिनट -1 यूनिट के साथ मिल रहा था, अब सेकंड -1 यूनिट के साथ मिल रहा होगा। पहले प्रेशर यूनिट के साथ मिल रहा था, अब कंसंट्रेशन यूनिट के साथ मिल जाएगा, क्योंकि हमने RT से डिवाइड कर दिया है। तो देखा आपने मैजिक, RT से डिवाइड करने पर क्या होगा। चलिए अगर ये आपने देख लिया तो ये लास्ट क्वेश्चन है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये मायावी भी है, ये मायावी भी है। हाँ ऐसा क्वेश्चन एक बार आ भी चुका एग्जाम में और आ भी सकता है, ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा। N2 + 3H2 gives us 2 अमोनिया, हेबर्स प्रोसेस इज गिवन। इस प्रोसेस को यार हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, हेबर्स प्रोसेस हमें दे रखी है। Under certain condition of partial pressure and temperature, the rate of formation of ammonia is 0.001 किलोग्राम R-1, ठीक है। इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन हमें दे रखी है। कैलकुलेट रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ H2 अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां मास दिया है, मास दिया है। हम जो डेल्टा के एक्सप्रेशन जानते हैं उनमें या तो कंसंट्रेशन के साथ डील किया जा सकता है या फिर नंबर ऑफ मोल्स के साथ डील किया जा सकता है। हम जो रेट के एक्सप्रेशन जानते हैं, जो भी रिजल्ट हमारे पास है, वहां देखिए या तो ये वाला रिजल्ट है
ये वाला रिजल्ट है, प्रेशर के केस में ये वाला रिजल्ट है, ठीक है ना। ऐसे रिजल्ट हमारे पास है। मास के साथ हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि यार इनके जो मास कंज्यूम हो रहे होंगे उनको कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो जरूरी नहीं है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये मैच हो जाए, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स जो कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है ना, उनको अगर यहाँ कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाए तो इस प्रकार से एक्सप्रेशन मैच करने लग जाएंगे। और टाइम से डिवाइड करने के बाद ये खूबसूरत अंदाज में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट कर रहे होंगे। मास को कोफिशिएंट से डिवाइड करने पर इनके एक्सप्रेशन मैच नहीं करेंगे और डेल्टा टी से डिवाइड करने पर बिल्कुल मैच नहीं करेंगे। मतलब ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट करने का सही अंदाज नहीं है। इससे क्वेश्चन सोल्व बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सही अंदाज नहीं है। वैसे तो मास की टर्म्स में कर लो एक्सप्रेस, किसने मना किया है, लेकिन ये क्वेश्चन सोल्व करने का सही अंदाज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दिमाग लगा लेंगे, पहले ही इसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, मोल में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, पहले तो एक काम कीजिए, इस मास को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि मोल की भाषा हमें तभी समझ आएगी जब हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमने इंटू 10⁻³ किया, ये ग्राम R-1 हो गया, ठीक है। अब इसको मोल में कन्वर्ट कर लो। जब मास ग्राम में है तो मोलर मास जो अमोनिया का ग्राम में, उससे आप डिवाइड कर दो तो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। 17 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो इसको 17 से डिवाइड किया तो ये भैया मोल में कन्वर्ट हो गया। मिस्टेक होने के चांसेस काफी हद तक हमने रिड्यूस कर दिए हैं। कहानी क्लियर है। हाँ, अब नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में या यूनिट मोल होगी, ग्राम को अगर हम, मास को अगर हम मोलर मास जो कि ग्राम यूनिट में है उससे अगर डिवाइड कर दें तो मोल मिलते हैं, तो यूनिट ये वाली मिलेगी, ठीक है। इतना अगर हमने कर लिया है तो यार हमने हमारे इस रिस्क को काफी हद तक रिड्यूस कर लिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में रेट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस कर लो, क्योंकि वॉल्यूम तो देने रखी है, कंसंट्रेशन की फॉर्म में तो हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में माइनस डेल्टा NN2 बाय डेल्टा टी माइनस डेल्टा NH2 बाय डेल्टा टी, ठीक है। कोफिशिएंट यहाँ 3 है तो 3 से डिवाइड भी करना होगा, इज इक्वल टू प्लस कोफिशिएंट से डिवाइड किया +1/2, हाँ, डेल्टा N अमोनिया बाय डेल्टा टी, N अमोनिया बाय डेल्टा टी। मतलब जो ये वैल्यू दे रखी है ये इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, ठीक है ना, N डेल्टा N अमोनिया बाय डेल्टा टी, इसकी वैल्यू हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में रेट ऑफ कंजप्शन हमारे पास H2 की आ जाएगी। फिर मास की टर्म्स में इसको तब्दील कर लेंगे। कैसे, फिलहाल इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 को उस तरफ भेज दो तो माइनस डेल्टा NH2 बाय डेल्टा टी, ये कितना मिल जाएगा, ये 3/2 इंटू मोल की टर्म्स में मिलेगा। हाँ, मोल्स की टर्म्स में हमने डील किया तभी एक्सप्रेशन मैच कर रहे होंगे, तभी हम इसकी वैल्यू फाइंड करने में कामयाब हो पाएंगे, इसको इससे इक्वेट कर पाएंगे। जब मोल की टर्म्स में ये है तो इसको भी मोल की टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर पाएंगे। 0.001 इंटू 10⁻³/17, ठीक है, मोल R-1, इस प्रकार से हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया है। अब मास की टर्म्स में आप इसको कन्वर्ट कर लो, कोई टेंशन नहीं है। फाइनल आंसर हमें देखिए मास की टर्म्स में कर दिया, तो मास की टर्म्स में आप अब कर लो इसको एक्सप्रेस। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मास बाय मोलर मास। तो आप क्या कर लो, अब H2 के मोलर मास से जो H2 के नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहे हैं, है ना, यही तो डिफरेंस होगा टाइम के साथ। इनको आप क्या कर लो, मोलर मास से आप मल्टीप्लाई कर लो। मोलर मास से आप मल्टीप्लाई कर लो, कोई टेंशन नहीं है। मोलर मास H2 का कितना है, H2 का मोलर मास तो 2 है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अगर आप इसको अब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे दोनों तरफ, तो नंबर ऑफ मोल का चेंज इंटू 2 दोनों तरफ अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये मास में तब्दील हो जाएगा। हाँ, मास की टर्म्स में हम बात करने में कामयाब हो जाएंगे, मास में तब्दील हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो तो मास की टर्म्स में हम लोग बात कर पाएंगे। माइनस डेल्टा मास ऑफ H2, क्योंकि हमने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मास में तब्दील हो गया है, ये मास का चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू, राइट साइड देखिए क्या है, 3/2 इंटू 0.017, नहीं 0.001, क्या 0.001 इंटू 10⁻³ कितना है, 10⁻³ है, डिवाइडेड बाय 17 है, डिवाइडेड बाय 17 है।
इनटू क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो मास के चेंज में तब्दील हो गया, नंबर ऑफ मोल का चेंज जो मास के चेंज में तब्दील हो गया, और इनटू हमने 2 किया तो यहां भी देखिए मास मिलता है, मतलब इसकी यूनिट ग्राम R-1 ये मिलती है। और अगर आप इसको किलोग्राम यूनिट में भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। 10⁻³ को आप हटा दो, गायब कर दो, किलोग्राम में आंसर मिल जाएगा। 2 से 2 तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है, और यहां देखना 0.2 से 2 कैंसिल करने के बाद 0.003/17 किलोग्राम R-1। 10⁻³ कहां गायब हो गया, हमने इसको ग्राम से किलोग्राम में तब्दील कर लिया। हम जानते हैं 1 किलोग्राम 1000 ग्राम की इक्वल है, ठीक है। तो 10⁻³ इसलिए गायब हो गया क्योंकि फिर से हमने वेट को किलोग्राम में एक्सप्रेस कर लिया है। अब इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करने से देखिए क्या मिल रहा है। आई होप इसको आपने सोल्व कर लिया होगा, और डेफिनेटली यार आपको भी ये सोल्व होने के बाद इतना ही मिल रहा होगा। 1.76 इंटू 10⁻⁻⁴ इतना ही मिल रहा है क्या, किलोग्राम R-1। आप सोल्व करके देख लो आप चाहे, ठीक है, कि ये फाइनल आंसर है, यही है तो वेरी गुड, है ना। कि देख लिया आपने, मास दिया हो तो क्या लोचा हो सकता है। मास को मास से डायरेक्टली आप रिलेट नहीं कर पाओगे, आप इसको मोल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। फिर इस रिजल्ट को यूज करते हुए मोल की टर्म्स में इसके रेट ऑफ कंजप्शन की बात कर लो, और फिर इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हुए मास की टर्म्स में बात कर लो। तो डायरेक्टली मास की टर्म्स में आप इनको रिलेट करने की कोशिश कर रहे होंगे तो मारे जाएंगे, शहीद हो जाएंगे आप, है ना। तब क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसी के साथ यार एवरेज रेट में जो भी गजब के वेरिएशन हो सकते थे, सारे वेरिएशन हमने देख लिए हैं। अगले सेशन में हम इंस्टेंटेनियस रेट को स्टार्ट कर रहे होंगे और फिनिश भी कर रहे होंगे, यानी नेक्स्ट सेशन विल बी बेस्ड ऑन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का एक और निराला अंदाज हम सीख रहे होंगे, ठीक है। तब तक के लिए नोट्स बना लो, रिवीजन कर लो, एनसीईआरटी को साथ साथ फॉलो कर लो। सिमिलर क्वेश्चन जो क्लास में हुए हैं, एनसीईआरटी में दिए हैं, है ना, उनकी एक साथ प्रैक्टिस कर लो यार। क्लास के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करने की कोशिश कर लो, है ना, मजा आएगा। और भी कोई बुक आपके पास है तो उसको भी साथ साथ फॉलो कर लो। जितना भी केमिकल काइनेटिक्स में होता है वो सारा मैं बयां कर दूंगा, और कल से लाइव सेशन भी लेने स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। जल्द ही मैं लाइव सेशन में भी आपसे मुलाकात कर रहा हूंगा। इसे एक्सेलरेट करने के लिए, केमिकल काइनेटिक्स के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजें आपको करवाने के लिए मैं कल से लाइव सेशन भी स्टार्ट कर दूंगा। तो मेरा साथ दीजिएगा, और विनती है कि लेक्चर्स को अटेंड कीजिएगा, ठीक है। आप फायदा हो तभी करना, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको फायदा हो तो डेफिनेटली आप लेक्चर्स को अटेंड कीजिएगा अपने बेनिफिट के लिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू वेरी मच।